अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली तौर पर एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि हमें हमारे इश्यूज़ के, हमारे मसाइल के, हमारे प्रॉब्लम्स का हमें हल भी बताएंगे और साथ ही साथ हमें गाइडलाइन भी देंगे। अक्सर औकात आपने देखा है कि हमारे बाप दादा से अगर हम देखना शुरू करें, उनको हम गौर से देखें उनके क्या क्या मसाइल हैं, तो उनके सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो आ रहे होते हैं वो आते हैं हड्डियों के मसाइल। किसी की कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा होता, अक्सर औकात 2-3 कदम चले या थोड़ा बहुत चले तो साथ ही टांगों में पेन होना स्टार्ट हो जाना। शोल्डर्स जो हैं ये अक्सर औकात ऐसा होता है कि जी हिल नहीं रहे हैं, बाजू नहीं हिल रहे हैं, हाथ जो हैं वो ऐसे जम से जाते हैं। अगर हम आम रूटीन में बात करें तो इन तमाम मसाइल का क्या हल है, ये मसाइल क्यों जन्म लेते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में जनाब हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं बात करूंगी हमारे क्रिकेटर्स के हवाले से, हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किन चीज़ों से उनको इज्तनाब करना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, उनके जो इश्यूज होते हैं, जो उनके मेडिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स होती हैं, क्या वो भी आम इंसान की तरह की होती हैं या उनसे डिफरेंट होती हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में जनाब हम बात करेंगे। जो पर्सनैलिटी है, यकीनन आपको मुख्तसर सा जो मैंने तारुफ है वो तो बताया है कि आज के प्रोग्राम की डिस्कशन क्या होगी, तो यकीनन डिस्कशन से रिलेटेड ही पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करती है। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो पर्सनैलिटी इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनके स्पेशली तौर पर उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब आप टाइम निकाल कर आएँ। वैसे तो यकीनन पेशेंट्स को डील करना और फिर सारा दिन पेशेंट्स के साथ ही गुजर जाता है, इंसान बहुत बिजी होता है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर असद अब्बास साहब नाजरीन हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, सेक्रेटरी मेडिकल कमीशन, साथ ही साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स फिजिशियन, न्यू हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर असद अब्बास साहब आज के प्रोग्राम में आप आए हैं, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया, कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं, और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो तकरीबन हमारा लगभग 1 घंटे का टाइम है, इस 1 घंटे के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे डॉक्टर साहब से। और डेली बेशुमार पेशेंट्स को डील करते हैं, बहुत से पेशेंट्स ऐसे होंगे जो हाथ से ठीक होकर गए होंगे, और इसी हवाले से डिस्कशन के सिलसिले को, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर असद अब्बास साहब की तरफ मदऊ होते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे काम शाम जा रहा है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं, एज ए डॉक्टर अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स को जब आप डील करते हैं तो यकीनन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते होंगे जो बात फौरन समझ जाते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को भी खपा देते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि लिटरेसी रेट उतना नहीं है जितना डेवलप मुल्कों में, तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है। हमारे कुछ ऐसे कोलीग भी हैं जो सिर्फ पेशेंट को कमरे में दाखिल होते ही वो डायग्नोज कर लेते हैं कुर्सी पे बैठने तक। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं सारी। नहीं डॉक्टर साहब ये बात ठीक है, मतलब अगर पेशेंट एंटर हो रहा है और यकीनन डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है ये चल क्यों रहा है, इसको क्या इशू, सारा दिन तो यही होता है आप लोगों का काम, तो मतलब ऐसा हो जाता है, वो सही डायग्नोज करते हैं? नहीं, वो मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस पहले बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जाहिर है उसके लिए हमारा पूरा प्रोटोकॉल होता है, हम हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। खपाने वाले पेशेंट भी हैं जी हमारे यहाँ, जिनको आप समझाना बहुत मुश्किल होता है। बाहर जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे 7 वॉलंटियर्स काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में, या इंटर्नीज काम कर रहे थे, वो गाइड करते हैं कि आपने अगर एक्सरेज करवाने हैं तो आपको वो 7 कंपनी करके लेके जाएंगे एक्सरे रूम तक। हमारे यहाँ ये ज़रा चूँकि फुकदान है या स्टाफ की कमी है या हमारा वो प्रायोरिटीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि हम फिर कोशिश करते हैं कि अपने लेवल पे समझाएं, पेशेंट को समझाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब अक्सर औकात ये सुना गया है, ये कहा भी जाता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए, तो जो डॉक्टर का बिहेवियर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मरीज की आधी मर्ज जो है वो उसके जस्ट बिहेवियर से, उसकी तसल्ली से, उसका गुफ्तगू करना और उसका आराम से बैठ के सुनना कि पेशेंट क्या कह रहा है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ऐसे दर्द होता है, तो मरीज जो है वो आधा ठीक होकर घर आ जाता है, बाकी उसको दवाई ठीक करती है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम डिपेंड करता है जी, डॉक्टर भी इंसान है ऑब्वियसली। जब आप ओवर कमिटेड होंगे, यानी आपने अगर दिन में ज्यादा से ज्यादा
पेशेंट 30 होने चाहिए एक डॉक्टर के पास, ठीक है, ताकि वो तसल्ली से हर Check-up पेशेंट कर की सके। बात सुने और उसका डायग्नोसिस बनाए और उसका इलाज करे। ओके, यहाँ पे 200-250 के करीब हर डॉक्टर को, हर कंसल्टेंट को पेशेंट देखने पड़ते हैं। ये आप बात कर रहे हैं 9 to 5 की, ये मैं 9 बात कर to रहा हूँ हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल्स की। ओके उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप ना तो प्रॉपर टाइम दे सक रहे होते जी, हैं, फिर ये एक थ्रेशोल्ड के बाद आप थकना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद चिड़चिड़ापन आ जाता है, रवैये चेंज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपके चेहरे पे स्माइल भी रहेगी। स्माइल होगी। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि हमारे ओवरऑल रवैये जो पाकिस्तानियों के हैं उसमें स्माइल्स कम हो गई। हमारे यहाँ कंधे भी कम हो गए, हम दिलासे कम देते हैं एक दूसरे की। जो दिलजोई करना या डिप्रेशन के मरीजों को, जो आम हर बंदा थोड़े बहुत डिप्रेशन में या एंजाइटी में आपको मिलता है, उसकी दिलजोई करना, उसके साथ उसकी बात को सुनना, डेफिनेटली उससे आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। अब ब्रेन जो है वो आपका बॉडी को सारी को कंट्रोल कर रहा है। तो योगा करने वाले माइनस टेम्परेचर में बगैर कपड़े के योगा कर लेते हैं। वो उनका माइंड उनको ऐसी एनवायरनमेंट या अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि उनको सर्दी का एहसास नहीं होता। तो ये आपका माइंड है जो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तरफ लेके भी जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों, मूजी बीमारियों से बचा भी सकता है। बहुत सारी बीमारियां आपकी टेंशन और एंजाइटी की वजह से डेवलप होती है। मसलन ब्लड प्रेशर बहुत टीनेजर्स में आ रहा है, डायबिटीज बहुत ज्यादा आ रही है, इसी तरह बहुत सारी और ऐसी एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जिनका कोई और रीजन नहीं मिलता हमें कि किस वजह से हो रही है। तो उसमें एक मेन वजह स्ट्रेसेस है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेस उसकी मेन वजह होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ओलंपिक्स की तरफ आते हैं। माशाल्लाह से अरसा दराज से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स मेडिकेशन जो है वो किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को ये बताएं। स्पोर्ट्स मेडिसिन आप समझ लें कि स्पोर्ट्स मेडिसिन मेडिकल साइंस का वो शोबा जो स्पोर्ट्समैन की इंजरीज, उनकी न्यूट्रिशन यानी खुराक, उनकी नफ्सियात, अगर वो बीमार हैं तो दोबारा खेल में लाने के लिए जो एनवायरनमेंट आपने देनी है उससे जो डील करती है मेडिकल साइंस, उसे स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। ये स्पेशलिटी वैसे तो दुनिया में अब थोड़ी सी पुरानी हो गई, लेकिन पाकिस्तान में अब भी इसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आगाही नहीं है। हुआ। हाँ, हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्पोर्ट्समैन को एक स्पोर्ट्स कार की तरह तस्वर करते हैं। तो वो स्पोर्ट्स कार थोड़ी देर के लिए, आपने देखा होगा फार्मूला कार की रेस हो रही है, वो थोड़ी देर के लिए रुकती है गाड़ी और विद इन सेकेंड उसके टायर चेंज करते हैं, उसमें रीफ्यूल करते हैं और फिर दोबारा वो ट्रैक पे चली जाती है। सही। तो आम आदमी और खिलाड़ी में फर्क सिर्फ ये है कि ये स्पोर्ट्स फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खिलाड़ी को बहुत थोड़े अरसे में उसका इलाज करे और उसको बहुत जल्दी उसके अपने इवेंट में या ट्रैक में या उसको रिंग में या ग्राउंड में या टर्फ पे उसको दोबारा ले आए बेहतर करके। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि इनका ट्रीटमेंट आम इंसान के ट्रीटमेंट से डिफरेंट होता है? डेफिनेटली डिफरेंट है। क्या डिफरेंट? क्योंकि हम जब खुदा न खास्ता कोई मस्कुलर इंजरी होती है आम बंदे को, या कमर का दर्द होता है या घुटने का दर्द होता है, तो उसको रेस्ट एडवाइस कर देते हैं कि आप 4-6 हफ्ते रेस्ट करें। ठीक है। खिलाड़ी को इतना लंबा रेस्ट हम एडवाइस नहीं कर सकते। समटाइम्स बहुत सारी ऐसी इंजरीज होती है। मतलब इंडिया में थे हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉकी की, तो वहाँ पे हमारे 3 प्लेयर्स बहुत अच्छे खासे इंजर्ड हो गए। एक को शोल्डर का प्रॉब्लम था, एक को नी का था, एक का एंकल ट्विस्ट हुआ था और 2-3 माइनर इंजरीज थी। और अगले दिन हमारा सेमीफाइनल इंडिया के साथ था। तो हमारे जो कोच हैं शहनाज शेख साहब उस वक्त कोच थे, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब किस तरह उठ कर आएंगे, आई एम इन अ वरी। मैंने फिर उनको तसल्ली दी। फिर हमने जो हमारा तरीकाकार है इलाज का वो ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा। हम उसमें रेस्ट थोड़ी देर के लिए देते हैं, ठीक है, फिर आइसिंग करते हैं उस इंजर्ड एरिया को। ये किसी भी खिलाड़ी को जो रिक्रिएशनल प्लेयर हैं, आम गली मोहल्ले में खेलने वाले, अगर को ब्लंट ट्रामा हुआ है, आपको पैर पे मोच आ गई है
तो सेक नहीं करना, बर्फ लगानी, ठीक है, आइसिंग करनी है 5 से 7 मिनट किसी कपड़े में या शॉपर में लपेट के उस एरिया की आइसिंग करेंगे। मकसद ये है कि वहां पे स्वेलिंग ना आए। स्वेलिंग नहीं आती, स्लो डाउन हो जाता है। अगर स्वेलिंग आ जाएगी उतना डिले हो जाएगा हीलिंग का प्रोसेस। अच्छा, स्वेलिंग इतनी खतरनाक चीज है? इतनी खतरनाक, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेशन का मतलब है हम पट्टी लपेट देते हैं उसके ऊपर। आइसिंग कर दी, देन पट्टी कर दी, ठीक है, उसे कंप्रेशन कहते हैं। ओके। कंप्रेशन का मतलब ये है कि उस एरिया को हमने थोड़ा सा कस के बांध दिया ताकि वो स्वेलिंग और रुक सके। मजीद आइसिंग की उस वक्त तो रुकेगी, उसके बाद तो नहीं आप आइसिंग कर रहे, उतनी देर वो पट्टी संभाल के रखेगी उस एरिया, ठीक है, और उसको रेस्ट भी देगी, प्रोटेक्ट भी करेगी, ठीक है। ई से एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है उस एरिया को हम उठा देंगे, एट द लेवल ऑफ हार्ट से ऊंचा कर देंगे। अगर कुर्सी पे बैठा है मरीज या पेशेंट या खिलाड़ी, उसकी टांग ऊंची होनी चाहिए, टेबल पे रख दें, ठीक है, उससे आपकी सर्कुलेशन वापस आनी शुरू हो जाएगी, आपकी हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इवेंट्स हम हर इंजरी में ब्लंट ट्रॉमा में करते हैं, ठीक है। फिर उसी वक्त आपने प्रॉम्प्टली डायग्नोज करना है। ग्राउंड में आपके पास एक्सरेज नहीं है, एमआरआईज नहीं, सीटी स्कैन नहीं है, ऐसे ही है। तो आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने क्लिनिकल टेस्ट जो हम करते हैं उसी से आपने डायग्नोज करना है कि इसको कितनी इंजरी है, आया ये खेल भी सकता है, इसको खेलना चाहिए, खेलने से इसका इंजरी बढ़ तो नहीं जाएगी। ये विद इन आपने 2-3 मिनट्स डिसाइड करके उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट करके, हाँ मुश्किल काम, तो हम उसी वक्त प्लेयर को या तो उसी वक्त भेज देते हैं या उसके बाद। तो इस किस्म की इंजरीज को हम फेस कर करके हम इतने सीजनड हो जाते हैं वक्त के साथ कि हमें अंदाजा होता है कि ये, क्योंकि सबसे मुश्किल सवाल स्पोर्ट्स फिजिशियन के लिए ये होता है कि खिलाड़ी कल खेलेगा कि नहीं, या इस मैच में खेलेगा कि नहीं, ऐसे ही है। फिर उसमें आपने डायग्नोज भी उसी वक्त करना है, उसको ट्रीट भी करना है और फिर बताना है कि ये कल खेल सकता है या नहीं खेल सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपने डिफरेंस बताया है डॉक्टर असद अब्बास साहब। खुराक के हवाले से, डाइट प्लान के हवाले से भी, जैसे कि मैंने इंट्रो में बात की, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जो एक डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए स्पोर्ट्स के हवाले से? देखिए, हर स्पोर्ट्स में जिस तरह हॉकी है मिसाल के तौर पे, तो उसमें हम ट्रेनिंग करवाते हैं तकरीबन 2-2.5 घंटे सुबह और 2-2.5 घंटे शाम को, ठीक है। तो ये 5 घंटे तकरीबन हम ट्रेनिंग करवाते हैं और काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। 5 घंटे ट्रेनिंग करने वाले प्लेयर की जो अलाउंसेस हैं वो 4000 कैलोरीज पर डे है, 4000 कैलोरीज, ओके। यानी नॉर्मली आप 1500 कैलोरीज लेते हैं जो सेडेंट्री जो हम लेते हैं। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो मोटापा भी आएगा, आपकी शुगर भी बढ़ेगी, आपको शुगर हो भी सकेगी। तो जो खिलाड़ी है उसके लिए 4000 कैलोरीज है। वो 4000 कैलोरीज हम इस तरह देते हैं कि हम सबसे बेहतरीन मील, वो यूनिवर्सली एक नॉर्म बना हुआ है, ठीक है, कि ब्रेकफास्ट आपका नाश्ता जो है वो बादशाहों वाला होना चाहिए, सही, यानी उसमें फ्रूट्स हो, जूसेस हो, दूध हो, ब्रेड हो, मक्खन होना चाहिए साथ, थोड़ा सा अंडे होने चाहिए, ओके। ये सारी चीजें ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उनका जो प्री इवेंट मील है, यानी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग जो सेकंड टाइम करनी है, वो हम बहुत मुख्तसर रखते हैं, ठीक है, यानी 2 सैंडविचेस है छोटे छोटे, एक फ्रूट सैलेड की प्याली है और साथ एक जूस का गिलास, ठीक है। फिर इवनिंग में उनको हम डिनर बहुत जल्दी करवा देते हैं। आप जितनी जल्दी डिनर करते हैं, आम नॉर्मल बंदों के लिए भी ये है एडवाइस कि जल्दी करें डिनर, जितनी जल्दी करेंगे उतनी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि जागते हुए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जागते हुए आप बात भी करते हैं, आप पलके इवन जब झपकते हैं तो उस वक्त भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। जब आप सोते हैं ये सारा अमल रुक जाता है, तो आपकी कैलोरीज जो रह जाती हैं रात को, वो आपके जिस्म में फैट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सही। सोने से कम कितनी देर पहले खाना खा लेना चाहिए? कम 3 से 4 घंटे पहले आप मील ले लें। अच्छा। वेस्ट में आप जाएं तो वेस्ट में लोग जो हैं वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आप पाए और मगज और नान और खद्दें खानी शुरू कर दें, मुरगन गज़ाएं वो नहीं खानी चाहिए आपको, लेकिन ये है कि आप जो अच्छी हेल्दी डाइट, जिस तरह मैंने बताया, ये चीजें आप अगर ले लेते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। हमारे यहाँ मैंने ये देखा है जी कि नाश्ते को कोई लिफ्ट नहीं कराता। अच्छा। वर्किंग पीपल जितने भी हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं,
सही कह रहे हैं वो आप। उनको ये जल्दी होती है कि कहीं लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। फिर होमवर्क की टेंशन होती है बच्चों को। जो आप काम कर रहे हैं, अगर कहीं पे असाइनमेंट आपको मिली हुई है, मैनेजरियल जॉब्स में असाइनमेंट्स मिलती हैं आपको, सो यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट इन अ गिवन टाइम, वो भी एक एंजाइटी होती है आपको। तो सुबह नाश्ता अमूमन मैंने देखा कि लोग नहीं करके जाते, और जो डाइट कॉन्शियस हैं वो ये कहते हैं ऐसी हम तो नाश्ता करते ही नहीं है जी, बस एक प्याली चाय की, वो गलत कर रहे होते हैं। अगर आप वेट भी कम करना चाह रहे हैं जी, तो नाश्ता जो मैंने बताया वो सारी चीजें भी खा लें, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है। आप आर्टिफिशियल शुगर ना लें, अच्छा, चीनी जो हम लेते हैं वो ना लें। ठीक है। आप नेचुरल फॉर्म में सुबह मीठा ले लें, ठीक है। आप दूध का गिलास ले लें, ठीक है। आप ब्राउन ब्रेड ले लें। ब्राउन ब्रेड और आम सादा ब्रेड, इनकी एक लोफ की या एक पीस की कैलोरीज बराबर हैं। ओह, ब्राउन ब्रेड की कम नहीं है? नहीं है। ओके, ब्राउन ब्रेड सिर्फ ये करती है कि वो आपको फिलिंग इफेक्ट दे देती है। ठीक है। जब आप खाते हैं तो पेट भर उसमें जाता है। चौकर होता है ज्यादा, तो फिलिंग इफेक्ट होता है आपकी, क्योंकि आपका जो आपका भूख का सेंटर है वो 11 से 12 मिनट में सेटिस्फाई हो जाता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना आप आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा के चबा खाएं। कर वो उसका मकसद ही ये था, उनकी हर बात में हिकमत थी। हिकमत है, बिल्कुल। वो ये फरमाते थे कि खाना आप आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता खाने का मतलब ये है कि उस 11 मिनट में आपने 15 निवाले खाने या 250 निवाले खाने, वो ब्रेन सेंटर 11 मिनट में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो क्यों ना 15 से कर लिया जाए? 15 से कर लें, आराम आराम से खाएंगे तो आपका भूख का सेंटर सेटिस्फाई हो अच्छा जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी गुफ्तगू करते हुए जैसे कि बताया कि डाइट कॉन्शियस जो लोग होते हैं या जो पतला होना चाह रहे होते हैं उनका बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कहना होता है कि हम तो नाश्ता करते ही नहीं है या चाय का कप पी लिया। क्या समझते हैं कि जो लोग निहारमू सुबह के टाइम स्पेशली तौर पर सोकर उठे, अपना चेंज वगैरह किया, बात किया, चाय का कप पिया और ड्यूटी पर आ गए, जिनमें से एक मैं भी हूँ, क्या नुकसान आते हैं? देखें, बात ये, सुबह के नाश्ते को इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं। ठीक है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि आप रोजा खोल रहे हैं या तोड़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना, फास्टिंग से आप बाहर निकले, रात सारी आपने कुछ नहीं खाया पिया, उस वक्त एसिडिटी मैक्सिमम है आपके मैदे में, एसिड अपना काम कर रहा है मैदे में। आप उस पे और एसिडिक चीज लेंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। चाय लेने से आपकी भूख कम हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ब्रेन की एक्टिविटी तेज होती है कैफीन की वजह से, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो आपके मैदे और जिगर को नुकसान देती है। तो आप सुबह उठ के 2 गिलास अगर नीम गर्म पानी के पी लें, कोसा पानी जैसे पंजाबी में कहते हैं, वो पी लें, वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद नाश्ता करें थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा ना करें, 2 स्लाइस ले लें, एक जूस का गिलास ले लें, थोड़ा सा सीजनल फ्रूट ले लें, आप मोटे नहीं होंगे, आप सेहतमंद रहेंगे और आपकी एक्टिविटी सारा दिन। वरना चाय पी के जाने वाला दफ्तर, वो फिर 11 बजे तक कोई ना कोई चीज मांग रहा होता है उसका जिस्म, उसका कंसंट्रेशन काम पे नहीं रहती। अमूमन वो बच्चे तालीम में भी कमजोर रहते हैं जो नाश्ता करके नहीं जाते। तो नाश्ता बहुत जरूरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हमने स्पोर्ट्स के हवाले से, डाइट प्लान के हवाले से हमने बात की है, डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है? हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ओलंपिक के, जनरल आरिफ हसन साहब और खालिद महमूद साहब, उन्होंने एक स्पेशल असाइनमेंट मुझे दी कि जी हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मसलन जेवलिन फेंकते हैं, शॉट पुट फेंकते हैं, रनिंग करते हैं, वॉलीबॉल में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इवेंट जब स्टार्ट होता है तो उनकी परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है। ये क्या होता है? ये नफ्सियाती दबाव होता है। हेजिटेशन भी होती है, नफ्सियाती दबाव, एंजाइटी कहते हैं, आने वाले जो फियर्स हैं उनका खौफ। ओके। डिप्रेशन जो पीछे गुजर गया है, ठीक है, उसका खौफ। ठीक है, ठीक है। तो एंजाइटी जब डेवलप होती है, आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है। ठीक है। हार्ट रेट तेज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होती है बॉडी में से। ठीक है। यानी आपको गुस्सा आता है ना, आप मतलब लड़ने झगड़ने वाले लोग जो हैं, जो सीजनल लड़ने वाले हैं, उनको गुस्सा बहुत थोड़ा आता है, और जब लड़ना शुरू होते हैं तो पता चलता है कि लड़ रहे हैं। इसी तरह जो प्लेयर है, वो एड्रेनलिन रिलीज जो होती है हमारी बॉडी में से,
उसने करना क्या है कि आपके हार्ट रेट को तेज करना है, आपके सांस को तेज करना है, आपकी कंसंट्रेशन को खराब करना है। उस एड्रेनालिन की रिलीज को कम करने के लिए आपके माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल आता है बार बार रिपीट करने से, उस एनवायरनमेंट में से गुजरने से। ठीक है, ठीक है। तो आप लंबे सांस ले लें तो उससे, और या एक पानी का ग्लास ले लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, चारों कुल पढ़ लें, उतनी देर में आपकी एड्रेनालिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। वरना होता ये था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो हमारे प्लेयर अभी सीधे हो रहे होते थे और ऑस्ट्रेलिया गोल करके फारिग हो जाता था पहले ही 5-7 मिनट में। वो फर्क सिर्फ ये है कि वो सीजन्ड प्लेयर हैं, उनको उस एनवायरनमेंट में से गुजारते हैं। तो हमने ये कोशिश की कि जो प्लेयर, जो हमारे ओवरऑल प्लेयर्स हैं, किसी इवेंट से जाने से पहले हम उनके लिए एक सेमिनार और एक वर्कशॉप अरेंज करते हैं। ठीक है, वी कलेक्ट होल बंच ऑफ पीपल देयर एंड वी यूज टू टीच देम कि आपने अपनी एंजाइटी को, अपने जो डिप्रेशंस हैं उनको किस तरह ओवरकम करना। ठीक है, ठीक है। देखिए ना, आप जितने मर्जी परेशान हो, आप 4 नफल पढ़ लें या आप नमाज के लिए पूरे सिद्के दिल के साथ खड़े हो जाएं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, उस वक्त कोई ज़हन में कोशिश करें कि ख्याल ना आए तो आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से, ये वार्म अप क्या होता है? जो एक्सरसाइजेज आप गेम स्टार्ट होने से पहले करते हैं, ठीक है, उनको वार्म अप कहा जाता है। ठीक है। यानी वार्म अप का मतलब ये है कि आपका कोर बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना चाहिए। ठीक है, ओके। सर्दियों में जिस्म ठंडा होता है, ऐसा ही है। तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 है। ठीक है। आपने इसको 99.6 पे लाना, यानी आपने 100 के करीब बुखार जो है, ठीक है, जब हम वार्म अप करवाते हैं जी, तो प्लेयर का जब टेम्परेचर लेते हैं तो तकरीबन 100 के करीब होता है उसका कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे लाना बॉडी को, और उन सारे मसल्स को जो उस खेल के लिए इन्वॉल्व है जी, उनकी स्ट्रेचिंग करवाना। सही। फिर हार्ट रेट तेज करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल्स करवाते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, गर्मियों में चूंकि बॉडी भी हीट अप होती है, गर्मियों में वार्म अप छोटा होता है, यानी 8-10 मिनट 10 मिनट में वार्म अप कर लेते हैं, और सर्दियों में यही आप 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। सम टाइम माइनस टेम्परेचर है तो 25 मिनट्स का भी हम करवाते रहे। ऑस्ट्रेलिया में हम थे तो माइनस था टेम्परेचर, तो हम प्लेयर्स को 20-22 मिनट 25 मिनट का वार्म अप करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। कूल डाउन से मुराद क्या है? आपकी बॉडी, आपने 1 घंटे की, 2 घंटे की, 10 घंटे की, 8 घंटे की को गेम खेली, आपकी बॉडी एक समझ लें कारखाने का काम कर रही है। ओके। उसमें आप फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, वेस्ट भी बना रहे हैं। ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट आपकी इस्तेमाल हो रही है बॉडी में जब आप खेल रहे हैं, आपकी एनर्जी वहां पे इस्तेमाल हो रही है। जो बच रही है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। स्टोर हो जाती है, अच्छा। इसी तरह वेस्ट बाहर निकल जाती पसीने की शक्ल में। तो जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है वो एकदम बॉडी की मशीनरी रुकती नहीं है। गेम खत्म हो गई, अंदर सिस्टम चल रहा है, वो उसी स्पेस से चल रहा है। ठीक है। अगर हम वहीं पे रोक देंगे तो आपकी जो एनर्जी कंजर्व होनी है, जो जमा होनी है, वो नहीं होगी। वो नहीं होगी, यानी अगले दिन की गेम के लिए आपके अंदर, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा। ठीक है। तो कूल डाउन हम इसलिए करवाते हैं कि आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज करवाएं। ठीक है। हल्की हल्की, मतलब जिस तरह जॉगिंग कर लें हल्की हल्की, सही। फिर स्ट्रेच करवाते हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल्स करवाते हैं, पुशअप सिटअप्स होते हैं, बॉडी की कोर बैलेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। ये सारी करवा के उसके बाद हम आपको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, थोड़े से जूसेस पिला देते हैं। तो ये सारी एनर्जी आपकी अगले दिन की एक्टिविटी के लिए सेफ हो जाती है। इसे कूल डाउन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है।